डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेशमी और आप पढ़ रहे हैं कहानी रिया, एल्वस और अलेक्जेंडर सिया की। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। जहाँ पर अब तक आपने पढ़ा, सिया अपने हाथ में एक ट्रे पर 2 रेड वाइन की बोतल लिए वाइन शॉप से बाहर निकली ही थी। उतने में ही कोई आकर उसका रास्ता रोक लेता है। इस तरह रास्ता रोके जाने से सिया हैरान हो जाती है और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके हाथ में पका ट्रे उससे छीन लिया जाता है। अब आगे, जैसे ही सिया के हाथ में पका ट्रे उससे छीन लिया जाता है, ठीक वैसे ही सिया की आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उसी हैरानी के चलते अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम रूम नंबर 850 में जा रही हो ना? लाओ ये ऑर्डर तुम मुझे दो, मैं इस ऑर्डर को लेकर जाती हूँ। तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। टिया अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए हुए बोली। पर मैनेजर सर ने तो हमें कहा उस रूम में मौजूद गेस्ट का ध्यान रखने के लिए। सिया बोली। कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ उस रूम में मौजूद गेस्ट का ध्यान, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। रात काफ़ी हो चुकी है, सारे गेस्ट सो चुके हैं, बस कुछ गिनती के ही ऐसे गेस्ट होंगे जो खुद जाग रहे हैं और हम स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से बैठो और एक झपकी ले लो। वैसे भी अभी किसी भी रूम में जाना नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर लेना है। वैसे भी जिस रूम में तुम जा रही हो उस रूम में जाने की तुम्हारी शकल और औकात दोनों ही नहीं है। कहीं तुम्हारी शकल देखकर गेस्ट भाग ना जाए या फिर होटल स्टाफ से नाराज ना हो जाए। टिया ये सब ऐसे बोल रही थी जैसे वो कोई बड़ी हस्ती होकर उसके लाखों में चाहने वाले भी हो। टिया की बात सुनकर सिया थोड़ा सा मुस्कुराए और हाँ, मैं अपना सर हिलाकर वाइन काउंटर के पास ही लगी एक चेयर पर बैठ जाती है। टिया भी एक हाथ से अपने कंधे तक आते बालों को पीछे की तरफ कर वहां से आगे बढ़ जाती है। वो जैसे जैसे दूर जा रही थी उसकी हाई हिल की टिक टिक कम होती जा रही थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या इतनी जल्दी तुम ऑर्डर देकर वापस भी आ गई? कहीं तुम कोई जादू टोना तो नहीं जानती जिसकी मदद से इतनी जल्दी जाकर वापस भी आ गई? राहुल वहां पर आते हुए ही हंसकर बोला। कुछ नहीं, वो मेरा ऑर्डर टिया लेकर गई, सिया धीरे से बोली। क्या? राहुल मुंह खोलकर बोला। हाँ, तो क्या हुआ, अच्छा ही है, मेरी मेहनत बची, सिया बोली और अपनी आंखें बंद कर चेयर से ही सर टिकाकर बैठ गई। राहुल भी मुस्कुराते हुए उसके ही पास उससे थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है और सिया को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखने लगता है। तो वहीं पर बैठे राहुल के दोस्त उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। रूम नंबर 850 के डोर पर नॉक हुआ और बाहर से आवाज आई, रूम सर्विस। उस आवाज को सुनकर अंदर से कुछ बोला जाता है, जिसे सुनकर टिया एक नज़र खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी मिनीस्कर्ट काफ़ी छोटी थी जो बस उसके थाई तक ही आ रही थी। उसकी शर्ट की ऊपर से 2 बटन भी खुली हुई थी जिस कारण उसके क्लीवेज नजर आ रहे थे। टिया किसी मॉडल की तरफ वॉक करते हुए अपने एक हाथ में ट्रे पकड़ती है और एक हाथ से अपने बालों को पीछे कर कमरे के अंदर आती है। सर, आपकी महंगी और पुरानी रेड वाइन, इतना बोल वो कुछ ज़्यादा ही झुककर हाथ में पकड़े ट्रे को टेबल पर रखती है और रूम में ही बने किचन काउंटर की तरफ बढ़कर वहां से फ्रिज खोलकर आइस और ग्लास निकाल कर वापस आती है। फिर थोड़ा झुककर पैक बनाने लगती है। टिया की नज़र सोफे पर बैठे उन 2 हैंडसम लड़कों पर होती है जो उस अंधेरे से भरे रूम में साफ तो नजर नहीं आ रहे थे, मगर उनकी प्रेजेंट ही ये बताने के लिए काफ़ी था उनका ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिया मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और पैक बनाकर अपना एक हाथ उठाकर उस लड़के की तरफ कर बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस में बोली, सर योर वाइन प्लीज़ एंजॉय दिस। इतना बोलकर वो उस आदमी के हाथ आगे बढ़ाने का इंतजार कर रही थी और ये सोचकर खुश हो रही थी, अगर आज रात उसने इन 2 अमीर आदमियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनके साथ रात बिता ली तो वो काफ़ी जल्दी ही अमीर हो जाएगी और उसे फिर इस जॉब की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये सोचकर ही टिया खुश हो रही थी। डू यू वॉन्ट टू सेड्यूस मी? एक आवाज़ टिया के कानों में पड़ी। या टिया हड़बड़ा कर अटकते हुए बोली। वॉट? नो नो सर, आई एम नॉट सेड्यूसिंग यू। टिया को समझ नहीं आता वो बोल क्या रही है और क्या बोले वो तो उस सवाल को सुनकर चौंक सी गई थी। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू सेड्यूस मी देन वाई आर यू हियर? गेट आउट ऑफ हियर।
अगर तुम हमें सेड्यूस नहीं करना चाहती तो फिर यहाँ पर क्यों हो, निकल जाओ यहाँ से। दूसरी आवाज़ वापस से टिया के कानों में पड़ी। इस बार टिया डर जाती है, कहीं उसे रूम से निकाल कर बाहर ना फेंक दिया जाए, ये सोचकर ही वो डर जाती है, क्योंकि वो इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। इसलिए वो अपने होठों पर एक अलग ही चमक लिए हुए ही बोली, सर कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सर्विस कैन आई प्रोवाइड यू। सर, क्या आप मुझे बता सकते हो मैं आपको किस तरह की सर्विस दूँ। आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू द सर्विस यू वांट एंड आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मैं वादा करती हूँ जैसी सर्विस आप चाहोगे मैं आपको वैसी ही सर्विस दूंगी और आपको निराश नहीं करूँगी। टिया अपने चेहरे पर काफ़ी अजीब तरह की मुस्कान लिए बोली, साथ ही वो अपनी सेडिक्टिव वॉइस में बोल रही थी जैसे वो सच में उन्हें सेड्यूस करना चाहती हो। टिया की बात सुनकर एक लड़के के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही टिया उस लड़के को मुस्कुराते हुए देखती है उसे ऐसा लगता है जैसे तीर एकदम निशाने पर लगी है, ये सोचकर है वो खुश होने लगती है। और तभी टेबल पर रखे वाइन की ग्लास को एक लड़का उठाकर उसे गौर से देखने लगता है और देखते ही देखते वो उस वाइन की ग्लास में मौजूद सारा वाइन टिया के ऊपर डाल देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि टिया को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता है और वो कुछ आगे समझ पाती उससे पहले ही एक तेज गोली की आवाज़ उस कमरे से होते हुए उस पूरे होटल में गूंज पड़ती है और उस गोली की आवाज़ के साथ ही टिया ही तेज चीख भी होटल में फैल जाती है। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या हुआ होगा ऐसा जिस कारण कमरे में गोली और टिया की चीख दोनों ही गूंज पड़ी? क्या उन लड़कों ने टिया को मार दिया? एपिसोड 37। जैसे ही तेज गोली की आवाज़ और टिया की चीख उस होटल में गूंजती है, ठीक वैसे ही सारा होटल स्टाफ अचानक से सदमे में चला जाता है। वाइन काउंटर में चेयर पर बैठे हुए ही सो रही सिया, जब सिया के कान में भी वो तेज आवाज़ पड़ती है तो वो तो सीधे चेयर से नीचे ही लुढ़क जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। होटल मैनेजर भी भागते हुए उस आवाज़ की दिशा की तरफ जाता है और बाकी सारे स्टाफ भी रूम नंबर 850 की तरफ ही भागते हैं। हर कोई सदमे में था मगर सबके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि हुआ क्या है, इसलिए सारे भागे जा रहे थे। सिया भी उस भीड़ के साथ ही जाने लगती है। रूम नंबर 850। टिया काफ़ी बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था, उसकी एक बाजू से खून बह रहा था, उसकी वाइट सर खून के लाल रंग से भर चुकी थी और वो डरते हुए ही धीमी आवाज में रो रही थी। उसके सामने ही दो लड़के बड़े ही आराम से सोफे पर बैठे हुए थे और एक के हाथ में गन थी और वो उस गन से ऐसे खेल रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो। टिया का तो डर से इतना बुरा हाल हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कहीं ये लोग उसकी जान ही न ले। तभी उस कमरे का डोर खुलता है और मैनेजर कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आते ही मैनेजर की आंखें भी डर से भर जाती हैं और वो डर भरी नजरों से ही टिया और उन दो लड़कों को देख रहा था। मैनेजर सर, टिया मैनेजर को देखते ही रोते हुए बोली। मैनेजर भी उसे देखता है और उसकी बाजू में लगी गोली को देखकर और बह रहे खून को देखकर उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं। लेकर जाओ इस लड़की को और इसके जैसी बेहुदा और घटिया लड़की मुझे वापस दिखनी नहीं चाहिए, ना इस होटल में और ना ही इसके आसपास। एक गुस्से से भरी बेहद ही खतरनाक आवाज उस कमरे में गूंजी। जी सर, मैं अभी इसे लेकर जाता हूँ, मैनेजर घबराई हुई आवाज में बोला। टिया, जल्दी से माफ़ी मांगो और निकलो यहाँ से। मैनेजर टिया को माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। आई एम सो सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपको सेड्यूस करने की कोशिश की, इतना बोल टिया जल्दी से उठकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही टिया कमरे से बाहर निकलती है उसे बाहर अपने साथ काम करने वाले काफ़ी सारे स्टाफ दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसका सर शर्म से झुक जाता है और आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं, क्योंकि हर कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। कोई उसका मजाक उड़ाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था तो कोई उसे दया भरी नज़रों से देखे जा रहा था। उन सब की अजीब नज़रों को देखकर टिया रोते हुए ही आगे बढ़ती है तो उसे सिया दिखती है, जो उसे ही परेशानी भरी नज़रों से देखे जा रही थी। सिया को देखते ही टिया की आंखों के आंसू और तेज हो जाते हैं और वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भाग जाती है। सिया बस हैरानी से उसे देखने लगती है। अंदर रूम में, सर, अगर टिया से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ सर, टिया की गलती की सज़ा आप हमारे इस होटल को मत दीजिएगा। मैं अभी उस लड़की को होटल से निकाल दूंगा और अब कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं इस बात का ध्यान खुद रखूंगा, मैनेजर डरते हुए ही बोला। आइंदा से इस तरह की कोई भी घटिया लड़की मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए, ना ही उसकी ही तरह कोई और आनी चाहिए।
वो आवाज़ काफ़ी खतरनाक और दिल को दहला देने वाली थी। मैनेजर तो उस आवाज़ को सुनकर बेहोश ही होने वाला था, मगर किसी तरह खुद को संभाल कर वो हाँ में सर हिला देता है। जी जी सर, मैं इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, आगे से आपको कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना बोलकर जैसे ही मैनेजर वहां से रफू चक्कर होने वाला था, ठीक वैसे ही उससे वापस से आवाज़ आई, अच्छे से इस रूम की क्लीनिंग हो जानी चाहिए। जी जी सर, मैं अभी किसी को बुलाकर अच्छी तरह से क्लीनिंग करवाता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाता है। मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने, इतना बोल एक लड़का उठकर अंदर ही बने एक दूसरे मास्टर बेडरूम में चला जाता है और दूसरा लड़का बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद स्टाफ रूम में, सर मैं नहीं जाऊंगा उस रूम में, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है जो मैं उस रूम में जाऊंगा, मेरा काम बेटर का है। मैं कोई क्लीनर नहीं जो आप मुझे उस कमरे में मरने के लिए भेजना चाहते हो। एक लड़का डरते हुए ही मैनेजर को देखकर बोला। उस लड़के की बात सुनकर मैनेजर अब लड़कियों की तरफ देखने लगता है। वो जिस भी लड़की की तरफ देखता वो सारी ही डर के मारे पीछे हट जाती है। सर आप मुझे ऐसे मत देखिए, टिया की हालत देखने के बाद मैं उस रूम में क्या उस रूम में बने फ्लो पर ही नहीं जाऊंगी। मुझे मत देखिए, मैं नहीं जा रही। मैं भी नहीं जा रही। हाँ सर, मैं भी नहीं जा रही, मुझे अपनी जान प्यारी है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, क्यों आप शादी से पहले ही मुझे खलाल करना चाहते हो? मेरे तरफ मत देखिए, मैं तो जॉब छोड़ना पसंद करूंगी मगर उस रूम में जाना नहीं। ऐसे ही सारे स्टाफ डर के कारण उस रूम में जाने से मना कर देते हैं, जिस वजह से मैनेजर को समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसकी नज़र सिया पर पड़ती है जो एक कोने पर खामोश सी खड़ी हुई होती है। सिया इधर आओ, मैनेजर बोला। सर आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं भी नहीं जाने वाली, सिया डरते हुए बोली। शट अप, चुपचाप से उस कमरे में जाओ और क्लीनिंग कर वापस आओ। सर चुप, कोई सर वर नहीं, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो ये लो कपड़ा और जाओ यहाँ से और उस रूम में जाकर सफाई करो। अगर तुम उस कमरे में जाकर सफाई करोगी तो मैं तुम्हें इस महीने डबल सैलरी दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हें 2 महीने का बोनस भी दिया जाएगा। अब समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से जाओ, कहीं हमारे स्पेशल गेस्ट नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज हुए तो तुम सबकी सैलरी तो जाएगी ही, साथ में हमारा ये होटल भी जाएगा। मैनेजर डरते हुए बोला। सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ना ही कोई बोनस चाहिए, जान रही तो आगे बोनस कमा लूंगी मगर जान ही नहीं रही तो पैसों का क्या ही करूंगी। सिया ये सारी बातें मैनेजर से बोलना तो चाहती थी मगर वो बोल नहीं पाती है और हार मानकर सफाई का सामान उठाकर डरते हुए कदमों के साथ ही लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों मगर सिया का दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। लिफ्ट जैसे ही उस फ्लोर पर आकर रुकती है जिसमें 850 रूम नंबर था। सिया डरते हुए ही बाहर निकलती है और रूम के बाहर खड़ी होकर धीरे से नॉक करती है। जैसे ही डोर नॉक करने पर कोई जवाब नहीं आता, सिया धीरे से डोर को धक्का देकर अंदर आ जाती है मगर जैसे ही वो अंदर आती है उसकी आंखें हैरानी और डर दोनों से भर जाती है। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या इस बार हो जाएगा सिया का उसके डर से सामना? एपिसोड 38। अंदर कमरे में काफ़ी कम रोशनी थी जिस वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, बस एक लैंप की धीमी लाल रोशनी ही थी। सिया डरते हुए ही कमरे के अंदर कदम रखती है। सिया जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती है उसे उस कमरे में काफ़ी अजीब सी वाइब्स आती हैं जिस वजह से सिया का डर से बुरा हाल हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ आकर मर नहीं सकती हूँ, मुझे यहाँ से वापस जिंदा सही सलामत लौट कर जाना होगा। मेरी एक बेटी है और वो काफ़ी छोटी है, उसके साथ ही भव्य भी तो काफ़ी छोटा है, मैं मर नहीं सकती, मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए जिंदा बचकर जाना ही होगा। इतना बोल सिया खुद को ही हिम्मत देती है और धीरे से कदमों को आगे बढ़ाकर वो अंदर आती है। सिया डोर को खुला ही छोड़ देती है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से भाग सके। सिया फर्श पर देखती है जहाँ पर रेड वाइन गिरी हुई थी और वहाँ पर लगी टाइल्स गंदी आ गई थी। ये देखकर सिया हाथ में पकड़े बकेट को नीचे रखती है और झुककर जल्दी से जमीन पर लगी वाइन और उसके निशानों को साफ करने लगती है। सफाई करते हुए ही उसके हाथ कांप रहे थे, उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और प्यास के कारण उसका गला भी अचानक से सूख सा जाता है। वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगती है, जमीन में लगे खून के निशानों को भी साफ करने लगती है। उसे अपने कानों में बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी जिस वजह से वो समझ चुकी थी इस रूम में जो कोई भी है वो अंदर अभी शावर ले रहा है
और उस आदमी के बाहर आने से पहले ही उसे यहाँ से बाहर निकल कर जाना है। यही सब सोचकर उसके कांपते हुए हाथ तेजी से चल रहे थे। सिया अपने काम में काफी ज्यादा खो गई थी, इतना कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था सावर का पानी चलना कब बंद हो गया। वो सारा फर्श साफ कर सोफों की भी सफाई करती है, सारे रूम को अच्छे से साफ कर वो वहां पर स्प्रे कर देती है और अपना काम खत्म कर जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ने ही वाली थी उतने में ही बाथरूम का डोर खुला। बाथरूम के डोर खुलने की आवाज सुनते ही सिया तो मानो अपनी जगह पर ही जम सी जाती है और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती उससे पहले ही एक हैंडसम सा लड़का बाथरोब पहने बाहर निकलता है। सिया उस जगह से भाग जाना चाहती थी मगर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जम सी गई हो। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस कमरे में मौजूद इंसान पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उस इंसान को देखती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और डर दोनों से भर जाती हैं। तो सिया के सामने खड़ा लड़का जब उसकी नज़र भी सिया पर पड़ती है तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर सिया को देखने लगता है। सिया भी हैरानी से अपनी जगह पर ही जमी उस लड़के को देखे जा रही थी और वो लड़का भी सिया को देखे जा रहा था। 4 साल बाद वो इस लड़के को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। जितना हैरान सिया थी उससे भी ज्यादा हैरान तो उसके सामने खड़ा लड़का था। वो तो इतना ज्यादा हैरान था कि उसके हाथ में पकड़ा टॉवल जिससे वो अपने बालों को सुखा रहा था वो टॉवल ही उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से धीरे से निकल पड़ता है सिया। सिया उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर सी जाती है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता है। वो कैसे भूल सकती है सालों पहले उसके साथ और उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ था और उन लोगों ने कितना कुछ फेस किया था। यहाँ तक इन लोगों के कारण ही इंडिया आकर भी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा और अंत में उन्हें अपना घर अपना आश्रम छोड़कर एक नई जगह पर आना पड़ा। सिया की आंखों के आगे एक बार फिर से वही मंजर घूम जाता है जिसे वो याद भी नहीं करना चाहती है। सिया किसी तरह से खुद को संभाल कर जल्दी से अपनी आंखों में आ रहे आंसू को साफ कर जल्दी से उस कमरे से बाहर जाने को मुड़ती है। सिया रुको। सिया के कानों में तेज आवाज पड़ी। क्या लगता है आप सभी को क्या सिया के सामने खड़ा लड़का अलेक्जेंडर ही है। एपिसोड 39। जैसे ही सिया वहां से जाने को हुई ठीक वैसे ही उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड़ी सिया। जैसे ही सिया के कानों में अपना नाम पड़ा वो अपनी जगह पर ही जम सी गई। उसका दिल एक अनजाने डर से भर उठा और उसकी आंखें डर से कांपने लगी। सिया क्या ये तुम हो? वो लड़का वापस से बोला। सिया जो अपनी जगह पर जम सी गई थी वो पीछे पलटकर उस लड़के को देखती है जो खुद भी उसे ही काफी ज्यादा हैरानी और कंफ्यूजन के साथ ही देखे जा रहा था। सिया के आगे खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि एल्विस था। एल्विस को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर सिया डर गई थी। उसकी आंखों के सामने रिया का वो रूप आ गया था जब एल्विस ने रिया के साथ वो बेहसीपन किया था जिसे याद कर सिया डर गई थी और उसने कभी भी नहीं सोची थी वो इस लड़के से कभी मिल भी पाएगी। सिया जानती थी रिया भी एल्विस प्यार करती है, भले वो इस बात को मानने से लाख बार इनकार करे, मगर सच यही था रिया भी एल्विस की तरह ही उससे प्यार करती थी और एल्विस के साथ तो रिया का एक बेटा भी था। सिया एल्विस की हैरान नज़रों को देख रही थी और एल्विस काफ़ी ज़्यादा हैरान और कंफ्यूज सा सिया को देख रहा था। तुम सिया हो ना? एल्विस सिया को ध्यान से देखते हुए बोला। हाँ मैं सिया हूँ, सिया ने नज़रें झुकाकर बोली। सिया की हाँ सुनते हैं एल्विस के चेहरे की हैरानी अचानक से खुशी में बदल जाती है, पर वो अपनी खुशी बाहर जाहिर नहीं होने देता है। काफ़ी अजीब कोइंसिडेंस है, इतने सालों बाद तुम ऐसे मुझे मिलोगी मैंने नहीं सोचा था। एल्विस सिया से बात करने के इरादे से बोला। हाँ मैंने भी नहीं सोची थी कभी इस तरह से तुमसे मिलना हो पाएगा। सिया भी धीरे से बोली। तुम एल्विस सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुछ सोच रहा था। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, क्लीनर की सिया साफ सच्चाई बताते हुए बोली। ओह, एल्विस को समझ नहीं आया वो आगे क्या बोले। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, एल्विस सिया को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। नहीं मेरी शिफ्ट चल रही है, मुझे यहाँ की सफाई करनी थी वो अब मैंने कर दी है, मुझे अब जाना चाहिए, सिया थोड़ा हिचकते हुए बोली। क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकती? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? एल्विस सिया की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं, सिया को समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़के से क्या बोले और कैसे बोले। सिया को डर था एल्विस कहीं रिया और अपने बेटे के बारे में ना पूछने लगे। साथ ही उसे इस बात का भी डर था अगर एल्विस को पता चला रिया ने उसके बेटे को जन्म दिया है तो ऐसा ना हो कहीं ये पावरफुल इंसान उसकी बहन से उसके बेटे को दूर कर दे।
क्योंकि सिया ने एल्विस का पागलपन रिया के लिए 4 साल पहले ही देख ली थी, जिस कारण सिया अब और यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से जल्दी इस जगह से चली जाना चाहती थी। उसे डर था कहीं एल्विस के साथ अलेक्जेंडर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसे पता था 2 विप गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से एक को तो उसने देख ली थी और दूसरा हो ना हो जरूर अलेक्जेंडर ही होगा। ये सोचकर ही सिया डर से काँप रही थी। मुझे जाना चाहिए सर, अगर आपको वापस से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप होटल स्टाफ को कॉल कर सकते हो। गुड नाइट सर, इतना बोलकर सिया वहाँ से निकल जाती है। वो अब और यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। उसे डर था अगर वो एक पल और भी यहाँ रुकी तो उसकी जान डर के कारण ही कहीं चली ना जाए। ये सोचकर ही सिया का चेहरा काला पड़ गया था। सिया उस होटल रूम से बाहर निकल जाती है और एल्विस खड़ा अभी भी बस डोर की तरफ ही देखे जा रहा था। जैसे ही सिया उस होटल रूम से बाहर निकलती है और वापस नीचे जाती है, ठीक वैसे है पहले से ही सांसें रोककर खड़े उसके सारे होटल स्टाफ, यहाँ तक कि मैनेजर सर तक उसे ही देखने लगते हैं। सब के सब सिया की अजीब तरह से देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सिया ने हैरानी से कहा। सिया तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रश्मि जल्दी से उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इस तरह से परेशान मत हो। सिया रश्मि को खुद के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हुए देखकर बोली। सिया क्या तुमने अच्छे से रूम की सफाई कर दी और उस रूम मौजूद विप गेस्ट ने कुछ भी कहा तो नहीं? मैनेजर सर थोड़ा डरते हुए ही बोले। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस वहाँ की सफाई कर लौट आई। सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी मैं उस रूम में जा भी पाऊँ, मगर काफ़ी हिम्मत कर और खुद को समझा कर मैंने जल्दी से सफाई की और भाग आई वहाँ से। सिया जोरों से सांसें लेते हुए बोली। थैंक यू सिया, मैनेजर सिया को देखकर बोले। आप मुझे ऐसे थैंक यू मत बोलिए सर, ये मेरी ड्यूटी है। सिया धीमी आवाज़ में बोली। सर अब रात काफ़ी हो चुकी है और सभी को अपने अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। सिया ने धीरे से वापस बोला। और ठीक है, सब जाओ और अपने अपने काम को करो। मैनेजर ने इतना बोलकर सिया का कंधा थपथपाया और वहाँ से चला गया। सिया तूने तो कमाल ही कर दी, रश्मि उसके पास आते हुए बोली। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने, सिया रश्मि को देखते हुए बोली। रूम नंबर 850। एल्विस अभी भी सोफे पर ही बाथरोब पहने बैठा हुआ था। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और उसकी हरी आंखें काफ़ी ज़्यादा मिक्स इमोशन के साथ भरी हुई थी। सिया के वहाँ से जाने के बाद से एल्विस सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है और काफ़ी देर तक वैसे ही कुछ सोचते रहने के बाद वो अपने पतले से होठों को खोलकर धीरे से खुद से ही बात करते हुए बोला। सिया यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हनी भी इस जगह पर हो सकती है? क्या वो भी सिया की तरह ही इस होटल में काम करती होगी या फिर वो कुछ और करती होगी? क्या मेरा बेटा वो बड़ा हो गया होगा? क्या रिया ने एक बेटे को या फिर बेटी को किसे जन्म दी होगी? एल्विस कंफ्यूज्ड सा बोला। क्या मुझे हनी से मिलना चाहिए या नहीं? इतना बोल वो वापस से किसी गहरी सोच में डूब सा जाता है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। नहीं, मैं खुद से कभी भी उसके सामने नहीं जाऊंगा, ना ही कभी उससे मिलूंगा। मैं उससे नफरत करता हूँ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसने सालों पहले मेरा दिल तोड़ा, मेरे प्यार को ठुकराया और मुझे छोड़कर चली आई। मैं नफरत करता हूँ उससे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं कभी भी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो चाहेगी फिर भी मैं उससे नहीं मिलूंगा। उसने मेरे साथ गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं कभी भी उसका चेहरा देखना तो दूर, कभी भी उससे मिलूंगा भी नहीं। एल्विस गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला और बैग पर जाकर लेट जाता है बिना कपड़े बदले ही। अगली सुबह सारा स्टाफ मिलकर सारे होटल को अच्छे से साफ कर देता है। सारी सफाई हो जाने के बाद सिया अपने कलीग के साथ ही बैठी हुई थी। अभी उसकी शिफ्ट खत्म होने में कुछ समय था और सारा काम भी हो चुका था। सिया क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, जिस कारण उसका काम कुछ भी ज़्यादा नहीं था। बस उसे होटल रूम में जाकर वहाँ की सफाई करनी ही होती थी और कभी कभार वेटर का काम भी करना पड़ता था, मगर इससे ज़्यादा उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी भूख लग रही है, क्या हम शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर चलकर लंच करें? रश्मि सिया को देखकर खुश होते हुए बोली। लगता है कल तुझे कुछ अच्छी टिप मिली है, इसलिए तो तुम बाहर चलकर नाश्ता करने का बोल रही हो। सिया मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, यही समझ लो। वैसे भी हमारा ये होटल 5 स्टार होटल होने के साथ ही इस शहर का सबसे बड़ा और हाई क्लास होटल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेहद अमीर लोग ही आ पाते हैं।
हमारी तरह गरीब नहीं, वो तो हम यहाँ पर काम करते हैं इसलिए हमें कभी कभी अच्छा खाना खाने को यहाँ पर मिल जाता है, और इतने बड़े होटल को देखने का हर दिन मौका भी, वरना हमारी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी जो हम यहाँ पर पैर भी रख पाते। रश्मि सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए बोली। सिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस खामोश ही रहती है। वो दोनों लड़की आपस में बात कर रही थी, तभी वहां पर राहुल आ जाता है और उन दोनों को देखते हुए ही बोला, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। राहुल की बात सुनकर सिया फीका सा मुस्कुरा देती है, तो रश्मि राहुल को देखकर थोड़ा ही नहीं काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रश्मि राहुल को पसंद करती थी, ये बात सिया को अच्छी तरह से पता थी, मगर राहुल इस बात से अनजान था और वो तो रश्मि की जगह सिया को पसंद करता था। वो तीनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मम्मा, लगता है सिया मासी आ जाने में थोड़ी लेट हो जाएगी। एक काम करिए, आप हमें होटल में ही छोड़ दीजिए ताकि सिया मासी हमें साथ में घर वापस ले आए। भव्य अपनी चमकती हुई हरी आंखों से ही रिया को देखकर बोला। हाँ मासी, आप भव्य की बात क्यों नहीं सुन लेती? आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है, आपके बॉस ने आपको इस चीज के लिए बुलाया है। और मम्मा कल रात लेट गई थी और मुझे भी लगता है मम्मा को आने में समय लग सकता है, और आप हम दोनों को यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़ भी नहीं सकती हो। तो एक काम कीजिए, आप ना हमें होटल में छोड़ दीजिए, हम दोनों ही भाई बहन खामोश से एक जगह पर होटल के बाहर बैठे रहेंगे, कोई भी मस्ती मजाक कुछ भी नहीं करेंगे। जब मम्मा की छुट्टी हो जाएगी तब हम उनके साथ ही आ जाएंगे। आंसू भी अपनी मासूम सी आवाज में बोली। क्या ये सही होगा? रिया कुछ परेशान सी सोचते हुए बोली। हाँ ये सही होगा, भव्य बोला। दोनों की बात कुछ देर सोचने के बाद रिया बोली, ठीक है चलो हम चलते हैं, पर याद रखना कुछ भी ऐसा वैसा मत कर बैठना जिससे तुम्हारी मोम और मासी दोनों को परेशानी हो जाए। और मम्मा, पर एक बात बताए, मम्मा और मासी अलग थोड़ी है जो आप दोनों को बोल रही हो। वो तो ही है ना, भव्य अपना दिमाग चलाते हुए बोला। और ऐसे ही बातें करते हुए ही वह तीनों घर से बाहर निकलते हैं और एक टैक्सी रोककर वहां से होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। गोल्डन स्टार होटल, रूम नंबर 850। अलेक्जेंडर बिजनेस सूट पहने तैयार होकर काउच पर बैठा हुआ था और उसके है पास एल्विस भी एक ब्लैक कलर कर बिजनेस सूट पहने बैठा हुआ था। अलेक्जेंडर अपने सामने रखे लैपटॉप पर तेजी से उंगली चला रहा था, तो एल्विस हाथ में पकड़ी फाइल को पढ़ रहा था और उनके पास ही काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। सर मीटिंग का समय हो रहा है, क्या हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए? असिस्टेंट सर झुकाकर बोला। और अलेक्जेंडर एक शब्द में बोला और लैपटॉप बंद कर असिस्टेंट को उसे ले चलने का इशारा किया। एल्विस भी अपनी फाइल को बंद किए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कोट को हल्का सा झटका और बाहर की तरफ जाने लगता है। उन दोनों है भाई की एक जरूरी मीटिंग थी जो इसी होटल के एक प्राइवेट रूम में थी। दोनों ही लड़कों के असिस्टेंट उन दोनों को कुछ समझा रहे थे और दोनों का ध्यान असिस्टेंट की बातों पर होता है। और इधर सामने से रिया भी दोनों बच्चों का हाथ पकड़े सामने से आ रही होती है, उसका ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं होता है। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखी थी और वो सिया से बातें करते हुए ही आगे बढ़ रही थी। साथ ही उसने दोनों हाथों से दोनों बच्चों का हाथ थाम रखी थी। तू रूप में वहीं पर आ रही हूँ जहाँ पर तेरा स्टाफ रूम है, तू परेशान होना बंद कर, रिया मोबाइल में सिया से बोल रही थी। और ना ही रिया का ध्यान सामने जाता है और ना ही सिया का ध्यान सामने जाता है, और इसी चक्कर में अनजाने में ही वो और सामने से चल रहे लड़कों में से एक के साथ रिया जोर से टक्कर हो जाती है। उस टक्कर में वो खुद को संभाल नहीं पाती है और तेज धड़ाम की आवाज के ही जमीन पर गिर जाती है, और जमीन पर गिरते हैं उसकी तेज चीख निकल पड़ती है। तो क्या लगता है आप सभी को, किससे टकराई होगी रिया, एल्विस से या फिर अलेक्जेंडर से? क्या होगा अंजाम जब रिया और एल्विस दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? क्या एल्विस रिया से सच में नफरत करता है? क्या एल्विस रिया से उसके बेटे को छीन लेगा? एपिसोड 40। तू रूप में वहीं पर आ रही हूँ जहाँ पर तेरा स्टाफ रूम है, तू परेशान होना बंद कर, रिया मोबाइल में सिया से बोल रही थी। और ना ही रिया का ध्यान सामने जाता है और ना ही सिया का ध्यान सामने जाता है, और इसी चक्कर में अनजाने में ही वो और सामने से चल रहे लड़कों में से एक के साथ रिया की जोर से टक्कर हो जाती है। उस टक्कर में वो खुद को संभाल नहीं पाती है और तेज धड़ाम की आवाज के ही जमीन पर गिर जाती है, और जमीन पर गिरते हैं उसकी तेज चीख निकल पड़ती है। मेरी कमर तोड़ दी, ये बोलते हुए ही रिया अपनी नजरों को झुका लेती है। साथ ही उसके बाल एकदम सामने की तरफ आ जाते हैं जिससे उसका सारा चेहरा ही कवर हो जाता है और सामने खड़े लड़के उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं।
इस तरह अचानक से हुई टक्कर के कारण सामने खड़े लड़के भी एकदम हैरान हो जाते हैं और बिना किसी भाव के वो जमीन पर पड़ी उस लड़की जो देखने लगते हैं जो खुद से ही बढ़ बढ़ कर रही थी। किस तरह के लोग हैं पता नहीं, ऐसे जाहिल और गवार लोग कहाँ से जाते हैं। एक तो खुद ही टक्कर मारते हैं और ऊपर से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। इन जैसे लोगों ने ही माहौल को खराब करके रख दिया है। कितना बेकार लड़का है, एक तो अंधों की तरह चल रहा था और अब बेहरों की तरह खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। इन जैसे लोगों की तो अच्छे से सबक सिखाने की जरूरत है। रिया खुद सी ही बढ़ कर रही थी और उसके सामने खड़े लड़के उसे बेहद गुस्से में ही घूर कर देख रहे होते हैं और उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो जमीन पर पड़ी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इस लड़की की अब भगवान ही बचाए। मम्मा, आप ठीक हो? भव्य अचानक से बोला। मासी, आप ठीक हो? आंसू भी अचानक से बोली। हाँ, मैं ठीक है। इतना बोल रिया अपनी कमर में हाथ रख लेती है और धीरे से उठने की कोशिश करती है, पर अभी भी उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। बैड मैनर्स अंकल, आपको किसी ने सिखाया नहीं? गलती करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करनी चाहिए। नन्हा सा भव्य एक लड़के की डांड पकड़कर गुस्से में चिल्लाया। उस बच्चे को खुद पर चिल्लाते हुए देखकर सामने खड़े दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है और दोनों में से कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है। रिया, रिया तू ठीक है? रिया ये बोलते हुए ही पीछे से एक लड़की भागते हुए आती है और रिया को जमीन से उठाकर खड़ी करती है और उसके चेहरे पर बिखरे सारे बालों को पीछे उसके कान के पीछे कर देती है। मैं ठीक हूँ सिया, रिया अपनी कमर को सहलाते हुए ही बोली। जैसे ही रिया और सिया का चेहरा अपने सामने खड़े लड़कों की आंखों के सामने आता है, ठीक वैसे ही उसके सामने खड़े लड़के तो मानो जम से जाते हैं और जिस लड़के से रिया की टक्कर हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि एल्विस ही था। जैसे ही एल्विस की आंखों के आगे रिया का गुस्से से भरा चेहरा आता है, ठीक वैसे ही उसके चेहरे पर एक साथ काफ़ी सारे मिक्स इमोशन आने लगते हैं। तो अलेक्जेंडर, वो भी अपने सामने इतने सालों बाद सिया को देखकर एकदम हैरान हो चुका था। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका। उसकी पहली मुलाकात 4 साल पहले एक होटल में ही हुई थी और आज 4 साल बाद भी वो अचानक से अनजाने में ही सिया से होटल में मिल गया, वो भी इस तरह से जिसकी उसे कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस वजह से उसका हैरान होना लाजमी था। मैं ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। ये इंसान, इसने मुझे गिराया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल रिया गुस्से में ही सामने की तरफ देखती है और रिया के साथ ही सिया भी सामने देखती है और उन दोनों लड़कियों की नज़र उन दोनों लड़कों की नज़रों से जाकर टकराती है, जिन्हें देखते ही रिया और सिया दोनों को ही 440 वॉट का जोर का झटका लगता है और दोनों की आंखों के आगे ही 4 साल पहले का सारा सीन एक बार फिर से घूम जाता है और दोनों की आंखें डर से भर जाती हैं। कुछ पल के लिए तो वो चारों ही एक दूसरे को देखते हुए जम गए थे और उनके आसपास मौजूद जो लोग थे, एल्विस और अलेक्जेंडर के, वो सभी डर रहे थे कि अब उनके बॉस का गुस्सा इन लड़कियों पर फूटा और इन लड़कियों की जान गई। ये सोचकर ही वो सारे मन है मन इनकी जान किसी तरह से बच जाए ये प्रार्थना कर रहे थे। लड़कियों, क्या तुम जानती भी हो ये है कौन जो तुम इस तरह से इनके साथ बात कर रही हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? उन्हीं आदमियों में से एक आदमी बोला। उस आदमी की बात सुनकर रिया और सिया के साथ ही एल्विस और अलेक्जेंडर भी मानो होश में आते हैं। रिया डरते हुए ही एल्विस और फिर अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और दोनों को देखते ही उसकी आंखें डर से भर जाती है। वो जल्दी से भव्य का एक हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से आंसू का हाथ और पीछे पलटकर तेजी से भागने के लिए मुड़ती है। रिया स्टॉप! एल्विस उसे देखकर चिल्लाया। एल्विस की आवाज़ सुनकर रिया के कदम कुछ पल के लिए चलते हुए रुक जाते हैं, मगर अगले ही पल वो तेजी से वहां से भागने लगती है। तो सिया भी अपनी आंखों में खौफ लिए वहां से जाने लगती है। सिया रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। एल्विस वापस से उसे आवाज़ लगाकर इस बार सिया से बोला, मगर सिया भी उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वो भी वहां से भाग जाती है। दोनों भाई हैरान से उस तरफ ही देखते रहते हैं जिस तरफ वो दोनों लड़कियां भागी थी। क्या आप उन लड़कियों को जाते हो बॉस? एक आदमी हिम्मत कर बोला, मगर जैसे ही उस आदमी ने इतना बोला उसे दो घूरती हुई आंखें खुद पर महसूस होती हैं। क्या ये वही थी? अलेक्जेंडर एल्विस की तरफ देखते हुए बोला। हाँ ये वही है, एल्विस भी बोला। बाहर दोनों ही लड़कियां भागते हुए ही सीधे होटल के बाहर निकल जाती हैं और बाहर आते ही दोनों जोरों से तेजी के साथ सांसें लेने लगती हैं। दोनों बच्चे बस हैरानी के साथ ही उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। क्या हुआ मम्मा, मासी, आप दोनों इतना ज़्यादा डर क्यों गई? उन गंदे अंकल ने आपको गिराया और आप उन्हें सबक सिखाने की जगह से भाग क्यों आई?
भव्य काफी मासूमियत से मगर कंफ्यूज होते हुए बोला। हाँ मम्मा और मासी, क्या आप उन बड़े बाले गंदे अंकल को जानती हो? वो कैसे आपको घूर घूर कर देख रहे थे? आंसू भी बोली। उन दोनों बच्चों की बात सुनकर दोनों में से कोई भी लड़की कुछ नहीं बोलती है। बस टैक्सी रोक कर घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में ही रिया अपनी मैनेजर को आज ना आने का बता देती है और रीजन तबीयत खराब होने का देती है, जिस कारण आज की उसे छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि रिया ने पहली बार जो छुट्टी ली थी जब से वो काम कर रही थी उसने कभी कोई छुट्टी नहीं ली थी, पर आज पहली बार उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सारे खामोशी से अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर बच्चे खेलने लगते हैं हॉल में, तो रिया और सिया दोनों ही बेडरूम में चले जाते हैं। ये ठीक नहीं हुआ, रिया डरते हुए बोली। मैंने भी कभी नहीं सोची थी इस तरह से इतने सालों बाद हम उन लोगों से इस तरह से मिलेंगे, सिया बोली। क्या उन लोगों ने हमें पहचान लिया? रिया डरते हुए बोली। हाँ, लग तो यही रहा है जैसे उन लोगों ने हमें पहचान लिया, सिया भी डरते हुए बोली। नहीं, ये नहीं होना था, इतने सालों बाद उसका मेरे सामने आना सही नहीं है। उसने तो मुझे पहचान भी लिया, उसे आज भी मेरा नाम याद है, रिया डर के कारण कहते हुए बोली। मैं कल रात एल्विस से मिली थी, कल मुझे उसके रूम की क्लीनिंग करने के लिए भेजा गया था, पर मुझे पता नहीं था वो उस रूम में है। मैं घर आकर तुझे ये बात बताने वाली थी, मगर मैंने नहीं सोची थी इस तरह से हम उन लोगों से मिलेंगे, सिया भी डरते हुए ही बोली। क्या वो वापस से मुझे परेशान करेगा? रिया डरते हुए बोली। होटल के प्राइवेट रूम में एल्विस और अलेक्जेंडर दोनों ही एकदम खामोश से खाने की मेज पर बैठे हुए थे। दोनों की है आंखें काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और उनके चेहरे इमोशनलेस, जिस वजह से ये पता लगा पाना मुश्किल था उनके दिमाग में इस समय चल क्या रहा है। क्या वो मेरा बेटा हो सकता है? काफ़ी देर खामोश रहने के बाद एल्विस अपने पतले होठों को खोलते हुए बोला। हाँ, वो तुम्हारा बेटा हो नहीं सकता, बल्कि वो तुम्हारा है बेटा है। वो हूबहू तुम्हारी है तरह दिखता है। अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। 4 साल, पूरे 4 साल में अपने बेटे से दूर रहा, मगर अब और नहीं, अब जब रिया खुद ही मेरे सामने आ चुकी है तो अब मुझे अपने बेटे को अपने पास लाने में और उसे अपने साथ रखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 4 साल पहले ही रिया से कहा था अगर गलती से भी वो मेरी आंखों के आगे आई तो मैं अपने बेटे उससे छीन लूंगा, और जब मैंने देख लिया मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और वो मेरी है तरह भी दिखता है तो मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं अब अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करने वाला हूँ। उस लड़की ने मुझे मेरे बेटे से 4 साल दूर रखा, मेरा दिल तोड़ा, अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। जो दर्द मैंने सहा अब उस दर्द को सहने की बारी उसकी है। जितना मैं उसे याद कर रोया हूँ, तड़पा हूँ, अब उसे भी वैसे ही रोना और तड़पना होगा। एल्विस अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों को लिए हुए ही बोला। मगर अलेक्जेंडर वो एकदम खामोश सा होता है। उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा था ये तो खुद एल्विस को भी नहीं पता था। अलेक्जेंडर इस समय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। तो एल्विस उसने फैसला कर लिया था वो अब रिया से अपने बेटे को लेकर रहेगा और रिया से अपनी नफरत निभाते हुए उससे बदला भी लेगा। वो उसे इतनी आसानी से अब छोड़ेगा नहीं, और एल्विस की आंखें साफ बता रही थी वो रिया से बदला लेने के लिए किस हद तक जाने को भी तैयार है। मुझे डर लग रहा है सिया, कहीं वो मुझसे मेरे बेटे को तो नहीं दूर कर देगा? रिया डरते हुए ही बोली। क्या वो सच में ऐसा करेगा? सिया हैरान होकर बोली। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, उसने कहा था मुझसे अगर मैं गलती से भी उसके सामने आई तो वो अपने बेटे को ले जाएगा अपने साथ। मुझे उसकी बोली गई हर एक बात अच्छी तरह से याद है और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना, एक वही तो है मेरे जीने की वजह, मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। रिया ये सब रोते हुए बोली। रिया खुद को संभाल, मुझे नहीं लगता एल्विस ऐसा कुछ भी करेगा, वो प्यार करता था तुझसे और मुझे लगता है वो आज भी तुझसे प्यार करता है और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे तेरा दिल दुखे। सिया को समझ नहीं आता वो कैसे रिया को समझाए और क्या बोले। नहीं, तू उसे नहीं जानती, वो किस तरह का इंसान है और उसका पागलपन सनक क्या है, ये सब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ वो अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो मुझसे नफरत करता है और वो मुझे भी बुरा फील कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। रिया रोते हुए ही बोली। रिया को इस तरह से रोते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर सिया को कुछ भी समझ ही नहीं आता वो क्या करे और कैसे वो रिया को शांत करवाए।
सिया उस इंसान को देखकर डरी जरूर थी, मगर उसे उस इंसान से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था, ना ही उसे इस बात का डर था वो आदमी आंसू को उससे दूर कर देगा। आंसू उस इंसान की बेटी नहीं थी, सिया ने तो उसे गोद लिया था, इसलिए वो आदमी उससे दूर नहीं कर सकता। और दूसरी बात, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, ना ही प्यार और ना ही नफरत। और सबसे बड़ी बात, सिया बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, ना ही उसके पास बड़े और सुंदर फिगर थे जो कोई भी लड़का उसे पसंद भी करे। सिया सच में काफी ज्यादा बदसूरत थी, या यूँ बोलो उसने दुनिया की नज़रों में खुद को बदसूरत साबित कर दिया था। सिया को किसी तरह का डर नहीं था, मगर रिया उसे तो हर तरह का डर था, जिस कारण उसका काफी बुरा हाल हो रहा था। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है इस कहानी में अब आगे? क्या एल्विस सच में रिया से उसके बेटे को दूर कर देगा? क्या रिया खुद से दूर जाने देगी अपने बेटे को? एपिसोड 41। रिया तू रोना बंद कर, हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम भव्य को तुझसे दूर नहीं जाने देंगे। तू सबसे पहले रोना बंद कर और खुद को शांत कर, इस तरह से तेरा रोना सही नहीं होगा। ना ही रोते हुए तू कुछ भी सोच पाएगी और ना ही तुझे ऐसे देखकर मैं कुछ सोच पाऊंगी। एक काम करते हैं, हम ना आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए और बच्चों को भी बाहर ले चलते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए, और हमारी जॉब भी ऐसी है, जब तू घर पर होती है तो मैं होटल में होती हूँ, और जब तू ऑफिस में होती है तो मैं घर में होती हूँ। इसलिए हम कभी एक साथ कहीं बाहर जा ही नहीं पाते हैं। मगर अब जब तूने छुट्टी ले रखी है तो क्यों ना हम बाहर चलते हैं, सिया रिया को मनाते हुए और उसका ध्यान डाइवर्ट करते हुए बोली। औख हम चलते हैं बाहर, वैसे भी मेरा मूड आज काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, रिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। और वो दोनों ही अब तैयार होने चली जाती है। रिया ने ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी थी जिस पर कार्टून बना हुआ था, उसी के साथ उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा था और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो उससे उलट सिया ने थोड़ा ढीला सा कुर्ता और उसके साथ प्लाजो पहन रखी थी, मगर सिया इतनी ज़्यादा दुबली थी कि उस पर वो कपड़े हैंगर में लटक रहे कपड़ों की तरह लग रहे थे। मगर सिया को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी। दोनों ही लड़कियां खुद तैयार होती हैं और साथ में अपने बच्चों को भी तैयार कर वो चारों घर से बाहर निकलकर एक टैक्सी रोकते हैं और वहां से वाटर पार्क चले जाते हैं। जब वो चारों वाटर पार्क आते हैं तो दोनों ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वाह मम्मा, आज आप दोनों ने हमें यहाँ पर ला ही लिया, भव्य काफ़ी खुश होते हुए बोला। हाँ भाई, आज तो मम्मा और मासी दोनों को साथ में समय मिल ही गया और हम यहाँ पर आ ही गए। चलो हम अब किसी राइड्स पर चलते हैं। वो बड़ा वाला राइड्स कैसा रहेगा? उसमें बैठकर हम तो सीधे पानी में ही आकर गिरेंगे, आंसू खुश होकर खुशी से उछलते हुए ही बोली। हाँ दिदू, मुझे भी उस राइड्स पर जाना है, भव्य भी खुश होते हुए बोला। और उन दोनों को खुश होते हुए देखकर दोनों लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। दूसरी तरफ होटल के प्राइवेट रूम में, सर आपने जिस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, मैंने वो सारी डिटेल निकाल लिया है। इतना बोलकर एक लड़का अपने हाथ में पकड़ी फाइल को कॉफ़ी टेबल पर रख देता है और एल्विस के आगे कुछ और बोलने का इंतजार करने लगता है। क्या इसमें सारी डिटेल है? तुम्हें यकीन है कुछ छुटा नहीं? एल्विस अपनी इमोशनलेस नज़रों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला। सीनियर, मैंने सारी डिटेल निकलवाई है और कुछ भी झूठा नहीं है। इसमें जो भी लिखा है सब सच और सही लिखा हुआ है। मिस रिया यहाँ पर 4 साल पहले तब आई थी जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। मिस रिया के साथ मिस सिया भी आई थी और उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को साथ लाई थी जिसे उन्होंने गोद लिया था। जब वो दोनों यहाँ पर आई थी, दोनों की ही हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उनके पास रहने के लिए छत और पेट भर खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मगर धीरे धीरे यहाँ पर आकर उन्होंने ना ही अपने सर पर छत का इंतजाम किया, बल्कि जॉब भी हासिल की और उसके बाद दोनों के हालत कुछ सुधर से गए। मगर फिर भी उन दोनों को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोगों की कड़वी बातों को भी सुनना पड़ा। मगर अब दोनों के हालत काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही एक अच्छी लाइफ जी रही हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी एक बेहतर ज़िंदगी दे रही हैं। मिस रिया एक वेडिंग कंपनी में काम करती हैं और उनकी सैलरी 30,000 है, जो उनके लिए काफ़ी अच्छी और सही है। और रही बात मिस सिया की, तो वो इसी गोल्डन स्टार होटल में क्लीनर कर काम करती हैं और उनकी सैलरी ज़्यादा तो नहीं मगर 20,000 है। और साथ ही में उन्हें सफाई करते समय काफ़ी सारी टिप्स भी मिल जाती हैं, जिस हिसाब से उन्हें महीने के लास्ट तक करीब 40,000 तक मिल ही जाते हैं। और वो दोनों ही बहनें इतने पैसों में आराम से ना ही अपना घर चलाती है, बल्कि बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखती है। वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है।
असिस्टेंट एक ही सांस में सारी बातें अपने सामने बैठे अपने बॉस को बता देता है। असिस्टेंट की बात सुनने के बाद एल्विस की आंखें चमक उठती हैं और वो धीरे से अपने पतले होठों को खोलकर खुद से बोला, वेडिंग कंपनी इंटरेस्टिंग। इतना बोल वो मंद ही मंद मुस्कुराने लगता है और असिस्टेंट को हाथ के इशारे से ही बाहर जाने के लिए बोलता है। अपने बॉस की बात सुनकर असिस्टेंट भी वहां से सर झुकाकर चला जाता है। वैसे करना क्या चाहते हो तुम? अब तक खामोश बैठा अलेक्जेंडर एल्विस की चमकदार आंखों को देखकर बोला, नथिंग स्पेशल, जस्ट वॉट ही डिड टू मी। कुछ खास नहीं, बस वही जो उसने मेरे साथ की थी। मीनिंग मतलब? अलेक्जेंडर हैरानी से बोला। द मीनिंग इज क्लियर ब्रदर, एल्विस नेवर कीप्स एनीवन्स डेट। Whatever he did to me, I am going to do the same to him. मतलब साफ है भाई, एल्विस कभी किसी का उधार नहीं रखता है। जो उसने मेरे साथ किया अब मैं भी उसके साथ वही करने वाला हूँ। She is still my wife and I have a son with her and I will bring my son to live with me. I had told her years ago that she should not show her face to me even by mistake or else she will have to face my hatred. वो अभी भी मेरी पत्नी है और उसके साथ मेरा एक बेटा है और मैं अपने बेटे को अपने पास ला कर रहूँगा। मैंने सालों पहले ही कहा था वो मुझे गलती से भी अपनी शकल न दिखाए वरना उसे मेरी नफरत का सामना करना होगा। और अब समय आ गया है जो मैंने सालों पहले खोया था उसे वापस पाने का। एल्विस एक केवल मुस्कान के साथ ही ये सब बातें बोला। उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर एकदम खामोश सा होता है और कुछ भी बोलता नहीं है। किसी को नहीं पता था इन दोनों ही भाई के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे लगता है सिया अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी तुझे रात को शिफ्ट में जाना होगा ना, और हमने बच्चों को काफ़ी कुछ दिखा और घुमा दिया है और अब शाम के 4 बज चुके हैं। चल हम घर चलते हैं। रिया सिया को देखते हुए बोली। औक सिया बस एक शब्द बोली। हम भी थक चुके हैं मम्मा, अब नेक्स्ट टाइम हम सब किसी जू में चलेंगे। आंसू सिया का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है जैसा तुम बच्चे बोलो हम वैसा ही करेंगे। रिया खुश होकर बोली। अब रिया का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रही थी। वो बाहर आकर ये भी भूल गई थी उसे सुबह एल्विस को देखकर डर लग रहा था या टेंशन हो रही थी। वो चारों ही एक रेस्टोरेंट में जाकर बढ़िया सा खाना ऑर्डर करते हैं और पेट भर खाना खा लेने के बाद अपने घर लौट कर आ जाते हैं। सिया तो घर आते ही सीधे बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। आंसू और भव्य भी थकान की वजह से सिया के पास उसके साथ ही सो जाते हैं और रिया अपना लैपटॉप खोलकर उसमें आए मेल को पढ़ने लगती है। इन्हीं सब में कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सिया की जब आंखें खुलती हैं तो 7 बज चुके थे, जिसे देखकर वो जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है। हो गई तुम्हारी नींद? रिया टेबल पर डिनर लगाते हुए बोली। हाँ गई, अब जल्दी से डिनर कर, मुझे होटल जाना होगा, कहीं मैं लेट ना आ जाओ। सिया धीरे से बोली। ठीक है जल्दी से डिनर कर लो फिर चली जाना। इतना बोल रिया सिया के लिए डिनर लगाने लगती है। होटल में? सर आप यहाँ पर? आपको अगर कोई बात करनी ही थी तो आप मुझे बता देते, मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाता और आपकी सारी बातों को सुन लेता। मैनेजर अपने केबिन में अलेक्जेंडर को देखकर बोला। इट्स ओके, मुझे बस इतना बोलना था। मैं चाहता हूँ मैं जब तक इस होटल में हूँ तब तक के लिए मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी मिले ताकि जो मेरे सारे कामों को कर सके और मुझे अपने पर्सनल कामों को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ ना आए। वैसे भी मैं यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ और सब कुछ सही रहा तो हम तुम्हारे इस होटल के साथ मिलकर एक बड़ा सा कोलैबोरेशन करेंगे। अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। ठीक है सर, मैं आपके लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी का इंतजाम अभी ही कर देता हूँ। ये फाइल है, इस फाइल में यहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की डिटेल और फोटो सब है। आप देखकर बता दीजिए आप किसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहते हो। मैनेजर एक बड़ी सी फाइल उसके आगे कर बोला। और कितना बोल अलेक्जेंडर कुछ पन्ने पलटता है और एक लड़की को देखकर उसकी नज़रें उस पर जम जाती हैं। मैं इस लड़की को ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर बोला। और उसकी बात सुनकर मैनेजर जब उस लड़की की फोटो देखता है तो एकदम हैरान सा रह जाता है। कौन हो वो लड़की जिसे अलेक्जेंडर ने चूज किया होगा? क्या करेगा अब एल्विस जिससे वो रिया को दर्द देकर अपना बदला ले सके? एपिसोड 42। सर आयुषो, आप इस लड़की को ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते हो? मैनेजर थोड़ा डरते हुए ही मगर शो होने के लिए बोला। यस, मुझे यही लड़की चाहिए, अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। ऑक्सर, ये लड़की आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगी, मैनेजर धीरे से दांत दिखाते हुए बोला। मैनेजर की बात सुनकर अलेक्जेंडर वहां से बाहर निकल जाता है और अपने रूम में चला जाता है और इधर मैनेजर उसके जाते हैं चैन की सांस लेता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले से तलवार हटा दी हो जो काफी समय से उसके गले में लटक रही थी।
रात के करीब 8 बजे सिया अपने होटल पहुंचती है और अपने गले में लटक रहे कार्ड से अंदर आकर अपनी प्रेजेंट दर्ज कर वो वहां से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ने लगती है। अभी वो कुछ कदम चली ही होगी, उतने में है एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, सिया, सिया रुको, सिया कहाँ जा रही हो? वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं तो स्टाफ रूम में जा रही हूँ होटल के कपड़े पहनने। सिया उस लड़की की आवाज़ सुनकर रुक जाती है और उसे देखकर बोलती है, रुको, तुम ड्रेस बाद में पहन लेना, मगर अभी तुम्हें मैनेजर सर के केबिन में जाना होगा। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वो भी अभी ही, इसलिए तुम पहले उनसे मिलने जाओ, उसके बाद कुछ और कर लेना। वो लड़की सिया को देखकर थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या हुआ है? मैनेजर सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? सिया थोड़ा डरते और घबराते हुए बोली, मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं तो बस किसी काम से मैनेजर सर के पास गई थी, क्योंकि मेरी शिफ्ट अब खत्म हो चुकी है। मगर जब मैं उनके केबिन में गई तो उन्होंने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में मुझे कहा कि जैसे ही तुम मुझे देखो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि सर ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने चली आई। वैसे भी अब तो मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और मैं घर जा रही हूँ, मगर तुम जल्दी से मैनेजर सर के केबिन में चली जाना, नहीं तो वो नाराज भी हो सकते हैं। इतना बोलकर वो लड़की तो वहां से चली जाती है, मगर सिया अब हैरान और परेशान सी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है और सोचने लगती है, क्या कहीं एक बार फिर से मैनेजर उसे उस वीआईपी गेस्ट के रूम में जाकर सफाई करने के लिए तो नहीं बोलने वाले हैं। ये सोचकर ही वो डर जाती है और उसे समझ नहीं आता है वो करे मैनेजर सर के केबिन में जाए या नहीं जाए, क्योंकि अगर वो एक बार मैनेजर सर के केबिन में जाती है तो मैनेजर जो बोलेगा वो उसे करने से मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बस मामूली सी क्लीनर है और मैनेजर इस पूरे होटल का मैनेजर है जिसे नाराज भी नहीं किया जा सकता है। और अगर वो नहीं जाती है तो ऐसा भी हो सकता है मैनेजर नाराज हो जाए और उसे जॉब से बाहर निकाल दे। सिया इस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी, ये जॉब उसके लिए काफ़ी ज़रूरी थी। इस जॉब में उसके काफ़ी सारे फ़ायदे थे, एक तो उसे दिन में काम नहीं करना पड़ता था, ऊपर से उसकी सैलरी भी लिमिट में नहीं थी। उसे टिप के तौर पर अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे और ऊपर से उसे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। उसे बस रूम में जाकर वहाँ की सफाई ही करनी होती थी। ये बात अलग थी, यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा रूम थे, करीब 1000, मगर यहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा था और उसे अब इस नौकरी की आदत हो चुकी थी। वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी, किसी भी कीमत पर नहीं। सिया धीरे कदमों से चलते हुए ही फ़ायदा और नुकसान दोनों के बारे में सोच रही होती है और उसका दिल भी काफ़ी ज़ोरों से घबरा रहा होता है। उसे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, डर के कारण ही उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और उसे अपना हर एक बढ़ता हुआ कदम काफ़ी भारी लग रहा था। सिया भारी मन से आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ती है, सिया, सिया, ये तू किस तरफ जा रही है? उस आवाज़ को सुनते ही सिया अपनी जगह पर जम जाती है और अपने पास आकर खड़ी हुई रश्मि को देखकर वो धीरे सी बोली, मैनेजर सर के केबिन में उन्होंने मुझे बुलाया है। व्हाट? रश्मि थोड़ा हैरानी से बोली। हाँ, सिया उदास होते हुए बोली, मगर क्यों? क्या तुझे पता है मैनेजर ने तुझे क्यों और किस लिए बुलाया है? रश्मि सिया के साथ चलते हुए ही बोली, नहीं पता, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं इतना ज़्यादा डरी सहमी नहीं होती, पर मुझे सच में डर लग रहा है। रश्मि, कहीं मैनेजर मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना? सिया काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोली, पागल लड़की, ऐसे कैसे जॉब से निकाल देंगे? तूने कोई गलती थोड़ी ही की है जो मैनेजर सर तुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। फिक्र मत कर, खुद को शांत रख और आराम से मैनेजर सर के केबिन में जा, वो भी बिना डर के। अगर तू ऐसे डरेगी तो कैसे चलेगा? रश्मि उसे समझाते हुए बोली, तू भी मेरे साथ चल, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, वरना मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। सिया रश्मि का हाथ पकड़कर बोली, औक औक, मैं चल रही हूँ तेरे साथ, मगर तू पहले डरना बंद कर, तुझे डरते हुए देखकर मुझे भी डर लग रहा है। वैसे मुझे क्या लगता है मैनेजर सर जरूर तुझे उस रूम नंबर 850 में भेजने के लिए ही सोच रहे होंगे, और मुझे पूरा यकीन है टिया के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद कोई भी लड़की तो उस रूम में जाएगी नहीं, इसलिए मैनेजर सर तुझे कल की तरह है आज भी वहीं पर जाने के लिए बोलने वाले हैं और पक्का उस रूम में जाकर सफाई करने और उनका ऑर्डर ले जाने की बात करने के लिए ही बोलने को बुला रहे होंगे। रश्मि कुछ सोचकर सिया से बोली। रश्मि की बातों ने तो सिया को और भी ज्यादा डरा दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब करे तो क्या करे। उसे वापस से ना है एल्विस के सामने जाना था और ना है अलेक्जेंडर के सामने जाना था। सिया मन ही मन एक अलग ही उधेड़ बुन में थी और बातें करते हुए ही दोनों कब मैनेजर के केबिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तू अंदर जा, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, रश्मि सिया को देखकर बोली। अंदर चल ना तू भी सिया, रश्मि का हाथ पकड़कर बोली।
नहीं तू जाना, मैं यहीं पर खड़ी हूँ और अगर बात सीरियस हुई तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत ही केबिन में चली आऊंगी। रश्मि बोली। और कितना बोलकर सिया में सर हिलाती है और केबिन में नोक करती है। नोक की आवाज से उसे मैनेजर की आवाज सुनाई देती है जो बोला कम इन, जिसे सुनकर सिया धीरे से डोर खोल अंदर चली जाती है। मगर जैसे ही सिया डोर खोल कर अंदर जाती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। ऐसा भी क्या देख ली सिया ने जो उसकी आंखें हैरान होकर फैल गई। एपिसोड 43। जैसे ही सिया डोर खोल कर अंदर जाती है तो उसे अंदर मैनेजर सर बैठे हुए नजर आते हैं, जिनके हाथ में एक फाइल थी और वो उसे ही देख रहे होते हैं। खुद को इस तरह से मैनेजर का देखना ये देखकर सिया डर जाती है, पर वो खुद को किसी तरह से संभाल लेती है और अपने अंदर के डर को अपने अंदर ही छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ सिया बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैनेजर सीरियस होते हुए बोला। मैनेजर की सीरियस आवाज को सुनकर तो सिया का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो अब पहले से भी ज्यादा डरने लगती है। वो इतना ज्यादा डरने लगती है कि उसके माथे से पसीने की बूंदें भी दिखने लगती हैं। क्या हुआ सिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यस सर मैं ठीक हूँ, सिया खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? सिया के डरे हुए और घबराए हुए चेहरे को देखकर मैनेजर बोल पड़ा। नहीं सर मैं एकदम ठीक हूँ, बस वो काफी दूर चलकर आई ना इस कारण थक गई, बाकी कुछ और नहीं। इतना बोलकर सिया अपनी नजरें झुका लेती है और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सर आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? ओह मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैंने तुम्हें ये बताने के बुलाया है अब से तुम ये क्लीनर की जॉब नहीं करने वाली हो। जैसे ही मैनेजर ने इस बात को बोला ठीक वैसे ही सिया का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया और उसे अब डर लगने लगा, उसने जो सोची कहीं सच ना हो जाए और मैनेजर उसे कहीं जॉब से बाहर ना निकाल फेंके। ये सोचते हुए उसका दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना था और उस वजह से आप मुझे जॉब से निकाल रहे हो? अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए ये जॉब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये जॉब को छोड़ नहीं सकती हूँ। सिया लगभग आंखों में आंसू लिए मैनेजर की पूरी बात सुने बिना ही बोल पड़ी। मिस सिया वेट, अभी मैंने पूरी बात बोली ही नहीं और आप आधी बात सुनकर ही रोने लगी। मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद कोई रिएक्ट करना अभी नहीं, मैनेजर वापस से बोला। पर सर आपने ही तो कहा ना आप मुझे जॉब से निकाल रहे हो। सिया गालों पर आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, वेट मैंने कहा तुम्हें अभी क्लीनर की जॉब नहीं करनी है, इसका मतलब अभी तुम्हें कुछ दिनों तक क्लीनर का काम नहीं करना है बल्कि उसकी जगह तुम्हें एक दूसरा ही काम करना है। मैनेजर बात को करेक्ट और पूरी करते हुए बोला। पर वर कुछ नहीं, अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं है मिस सिया, इसलिए आप शांत होकर बैठिए और पहले पूरी बात को सुन लीजिए उसके बाद कुछ बोलना, मैनेजर सिया को समझाते हुए बोला। सिया भी बस हमें अपना सर हिलाकर मैनेजर की बात सुनने लगती है। हमारे होटल के जो वीआईपी गेस्ट है उन्होंने कहा है उन्हें उनके पर्सनल कामों को करने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो उनका ध्यान रखे और उनके सारे कामों को भी करे। अब हम अपने वीआईपी गेस्ट को नाराज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे होटल के लिए अच्छी बात साबित नहीं होगी, इसलिए मैंने उनकी इस बात को मान लिया है और अब जब तक हमारे होटल में वीआईपी गेस्ट रुके हुए हैं तब तक तुम मिस्टर अलेक्जेंडर की पर्सनल असिस्टेंट बनोगी और उनकी सारी बातों को मानोगी, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें मिस्टर अलेक्जेंडर के सारे कामों को खुद ही करना होगा। जैसे ही मैनेजर इस बात को बोलता है ठीक वैसे ही सिया का डर के कारण बुरा हाल हो जाता है और वो डरते हुए ही बोली, ये आप क्या बोल रहे? हाँ सर, असिस्टेंट वो भी पर्सनल, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर सकती ये काम, सिया डरते हुए बोली। मिस सिया आपको ये काम करने ही होंगे, आप इस तरह से मना नहीं कर सकती हैं और तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे लिए हमारे गेस्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर वो जो इतने ज़्यादा पावरफुल हो, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते हैं, समझने की कोशिश करो सिया, मैनेजर उसे समझाते हुए बोला। पर सर मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं एक क्लीनर हूँ और मैं यही काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं, मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता है और असिस्टेंट वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिया परेशान सी होते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है सिया, तुम ये कर सकती हो और ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये तो मिस्टर अलेक्जेंडर ने ही डिसाइड किया है कि तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। मैनेजर बोला, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
सिया डर के कारण परेशान सी बोली। मैं भी थोड़ा हैरान था ये सुनकर। उन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियों को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना? मगर हो सकता है उन्हें बाकी लड़कियां सिर्फ शो ऑफ करने वाली लगी हो और तुम असिस्टेंट के लिए परफेक्ट, इसलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। इसलिए इतना ज़्यादा मत सोचो और आज से ही अपना काम करो। मैनेजर बोला, सर मैं ये नहीं कह सकती हूँ और आप शायद भूल रहे हो इस समय रात हो रही है, दिन नहीं, और मैं कोई किसी की असिस्टेंट नहीं बनूंगी। सिया साफ मना करते हुए बोली। और तुम इस जॉब को छोड़कर जा सकती हो, मैनेजर साफ शब्दों में बोला। एपिसोड 44। और तुम इस जॉब को छोड़कर जा सकती हो, मैनेजर सिया की बात को सुनकर साफ शब्दों में बोला। सर ये आप क्या बोल रहे हो? सिया लगभग रोनी सी आवाज में बोली। सिया अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकालूं तो तुम्हें मिस्टर अलेक्जेंडर की पर्सनल असिस्टेंट बनना ही होगा और तुम्हें उनके साथ रहकर उनकी बातों को मानना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें जॉब से बाहर निकालना होगा। मैनेजर की बात सुनकर सिया की आंखें अब आंसुओं से भीग सी जाती हैं और वो रोनी सी शकल बनाकर मैनेजर को देखने लगती है। वो बेशक इस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी, मगर वो अलेक्जेंडर की असिस्टेंट भी नहीं बन सकती थी। वो कैसे उस इंसान की असिस्टेंट बन सकती थी जिसने उसका रेप किया था और उसे लगभग जान से ही मार दिया था? नहीं, वो ऐसे इंसान की असिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती थी। उस आदमी को देखकर ही सिया का दिल और आत्मा दोनों ही कांप जाती थी। तो कैसे वो उस इंसान के सामने जाकर खड़ी भी हा सकती थी या उसका कोई भी काम कर सकती थी? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मगर उसे नौकरी की जरूरत थी, वो इस जॉब कोई छोड़ भी नहीं सकती थी। वैसे भी अब उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और उसे अब कुछ समय बाद अपनी बेटी और भव्य दोनों को ही किंडरगार्टन या फिर किसी प्ले स्कूल में एडमिशन दिलाना होगा और अच्छे और बड़े स्कूल की फीस भी ज़्यादा होती है जिसे अफोर्ड करने के लिए उसका काम करना जरूरी था। और दूसरी बात, यहाँ पर उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी जिस कारण वो दिन में बच्चों के साथ रहकर उनका ख्याल रख लेती थी। अगर उसने जॉब छोड़ दी तो क्या पता उसे कहीं और जॉब मिले या ना मिले। ये सारी बातों को सोचकर ही सिया काफ़ी दुखी हो जाती है। सर मैं ही क्यों? सिया अपनी भारी हो चुकी आवाज़ के साथ ही बोली। ये मेरा फैसला नहीं है मिस सिया, ये फैसला तो मिस्टर अलेक्जेंडर का है। उन्होंने ही तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने का फैसला किया है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो मैं उनके फैसले के खिलाफ जा सकूं या उन्हें मना कर सकूं। प्लीज़ सिया मान भी जाओ और इसमें तुम्हारा प्रॉफिट है कोई लॉस नहीं। तुम्हें तुम्हारी सैलरी तो मिलेगी ही, मगर साथ में तुम्हें मिस्टर अलेक्जेंडर की तरफ से अलग सैलरी दी जाएगी और तुम्हें कुछ खास नहीं करना होगा। तुम्हें बस मिस्टर अलेक्जेंडर के खाने पीने का और उनके थोड़े बहुत कामों का ही ध्यान रखना होगा, उससे ज़्यादा कुछ और का नहीं, और तुम ये कर लोगी। मुझे पता है तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी। अब इस होटल की जिम्मेदारी तुम पर है मिस सिया। मैनेजर सिया को आस भरी नज़रों से देखते हुए बोली। पर सर आपको नहीं लगता अगर मैंने उन्हें नाराज कर दी तो वो होटल के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? सिया अपने मन में बोली और खामोश होकर मैनेजर को देखने लगी बड़ी ही लाचारगी के साथ, जैसे उसके साथ कुछ काफ़ी गलत किया जा रहा हो। मगर अब सिया कुछ भी आगे बोलती नहीं है, वो बस खामोश सी मैनेजर को ही देखने लगती है। ठीक है सर, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप एक बात याद रखना, अगर मुझसे कोई गलती हुई या मेरे कारण मिस्टर अलेक्जेंडर नाराज हुए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है। सिया दुखी होकर बोली। तुम घबराओ नहीं, ये फाइल है और इसमें सारी डिटेल लिखी है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैनेजर सामने टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर सिया की तरफ कर देता है। सिया बेमन से उस फाइल को उठाती है और खामोश सी दुखी होकर केबिन से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही केबिन से बाहर आती है, रश्मि उसके पास आकर तुरंत बोली, काफ़ी देर लगा दी तूने, क्या बात हो रही थी तेरी मैनेजर सर से जो तुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया? रश्मि उसे देखते हुए बोली। वो मैनेजर सर ने कहे है कि अब मैं क्लीनर की जॉब नहीं करने वाली और उसकी जगह में उन हार्टलेस डेविल की असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहूंगी। सिया काफ़ी दुखी होकर बोली। क्या? सिया की बात सुनकर रश्मि जोर से चिल्ला पड़ी। रश्मि की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग रश्मि को ही देखने लगते हैं, तो रश्मि को भी एहसास होता है उसने कितनी जोर से चिल्ला दी। ये सोचकर वो गिल्टी फील करने लगती हैं और सिया को देखने लगती हैं, पर अगले ही पल वो अपने सर को खुजाने लगती हैं और अजीब तरह से कन्फ्यूजन वाला फेस बनाकर बोली, एक मिनट, ये हार्टलेस डेविल कौन है और वो क्यों तुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता है?
और तेरी ये जॉब तो अच्छी है, ना है इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर है और ना ही स्ट्रेस है, पर हाँ रिस्क बहुत है क्योंकि यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग एक नंबर की ठरकी और अयास होने के साथ बिगड़ेल भी है, जो यहाँ पर काम करने वाली फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं और अपने पैसे का घमंड दिखाकर उन्हें अपने बिस्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ लड़कियां पैसे के लालच में आकर अपनी बॉडी उन्हें खेलने के लिए दी भी देती हैं। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ हद से ज़्यादा बुरे। मगर तेरे साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ तो फिर तू इस जॉब को क्यों छोड़ना चाहती है? रश्मि कन्फ्यूजन के साथ ही बोली। मैं भी इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, न ही मैं कोई और काम करना चाहती हूँ, खासकर किसी की असिस्टेंट, वो भी पर्सनल, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मगर मैनेजर सर ने कहा है मुझे ये काम करना ही होगा और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर वो मुझे इस जॉब से ही निकाल देंगे। और तू जानती है मैं ये जॉब चाह कर भी छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरा एक परिवार है और उसका खर्चा चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर जॉब चली गई तो कोई दूसरी इतनी अच्छी जॉब मिल पाना मुश्किल होगा। सिया उदास होते हुए बोली। तो तूने क्या फैसला किया है? क्या तू किसी की असिस्टेंट बनेगी, वो भी पर्सनल वाली? मगर ऐसा कौन आ गया जिसने तुझे अपनी असिस्टेंट बनने के लिए बोल दिया? रश्मि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हुए बोली। वो रूम नंबर 850 वाले वीवीआईपी गेस्ट है ना, उन्हीं में से किसी एक ने ये बोला है। सिया नज़रें झुकाकर बोली। ओएमजी, मुझे तो डर लगने लगा ये सुनकर ही कि तू उस रूम नंबर 850 वाले गेस्ट की असिस्टेंट बनने जा रही है। उस रूम में मौजूद इंसान ने टिया को जिस तरह से गोली मारा, उसे याद करके ही मेरी तो आत्मा भी काँप सी जाती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। और तू यहाँ काम करेगी, पता नहीं वो लोग कैसे और कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे। इतना बोलते ही रश्मि तो चक्कर खाकर गिरने को ही हो जाती है। मगर अच्छा हुआ जो सिया वहीं पर थी और उसने रश्मि को संभाल ली। डर तो मुझे भी लग रहा है मगर मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पर अब मुझे जाना होगा, सिया लाचारी से बोली और फिर रूम नंबर 850 की तरफ बढ़ने लगी। रश्मि ने मन ही मन सिया को ऑल द बेस्ट कही और फिर वहां से अपने काम पर चली गई। सिया रूम नंबर 850 के डोर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ आगे कर डोर नॉक करने की कोशिश करती है, मगर वो अपने हाथ को हवा में ही रोक लेती है। फिर सोचने लगती है क्या वो सही कर रही है या फिर गलत। कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद वो धीरे से डोर पर नॉक करती है, मगर हैरानी की बात, वो जैसे ही डोर नॉक करती है ठीक वैसे ही वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। उस डोर को खुद से खुलते हुए देखकर सिया हैरान होने के साथ ही डर भी जाती है, मगर वो मन ही मन खुद को हिम्मत देती है और धीरे से कमरे के अंदर कदम रखती है। सामने लगे बड़े से काउच में ही अलेक्जेंडर किसी राजा महाराजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई फाइल थी और वो उस फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था। फाइल पढ़ते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डेजिंग लग रहा था। अलेक्जेंडर ने एक काफ़ी महंगी वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके कॉलम में डायमंड चमक रहे थे और उसी से मैच करते ब्लैक पेंट अलेक्जेंडर बैठा हुआ था, मगर उसे देखकर उसकी एरोगेंट पर्सनालिटी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। सिया चुपचाप एक जगह पर खड़ी हो जाती है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है वो अलेक्जेंडर को आवाज़ लगाकर डिस्टर्ब भी करे और फिर अलेक्जेंडर गुस्से में आकर उसे सजा दे। वैसे भी वो तो अच्छी तरह से ही जानती थी इस आदमी का गुस्सा कितना बड़ा और खतरनाक है। वैसे भी सिया अपनी सारी जिंदगी भर इस आदमी को और इसने जो उसके साथ किया था उसे कभी नहीं भुला सकती थी। सिया बस किसी पुतले की तरह खामोश सी बिना हिले डुले ही खड़ी होती है। अलेक्जेंडर जो फाइल में बिजी था, जब वो महसूस करता है काफ़ी देर से कोई उसे ही देख रहा है तो वो धीरे से अपनी नज़रों को उठाकर देखता है तो अपने सामने सिया को देखकर उसकी नज़रें उस पर ही जम सी जाती है। तो सिया भी इस तरह से अलेक्जेंडर के खुद को देखने की वजह से फ्रीज हो चुकी थी और वो बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर सामने बैठे इंसान को ही देख रही होती है। तुम कब आई? अलेक्जेंडर अनजान होने का नाटक करते हुए बोला, क्योंकि उसे पता था सिया तो काफ़ी देर से खड़ी उसे ही देख रही थी, साथ है वो उससे डर भी रही थी। ये बात अलेक्जेंडर काफ़ी अच्छी तरह से जानता था, पर उसने जानबूझकर ही सिया की तरफ देखा नहीं था। पर जब उसे लगा अब उसे सिया से बात करनी चाहिए, नहीं तो इतनी देर तक खड़ी होने की वजह से वो कहीं चक्कर खाकर गिर ना जाए, ये सोचकर ही उसने फाइनली नज़रें उठाए और सिया की तरफ देखकर बोला, वो मुझे मैनेजर सर ने भेजा है। सिया हकलाते हुए बोली। अलेक्जेंडर बस इतना ही बोला। क्या सच में आपने मुझे अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए मैनेजर सर से बात की? सिया को समझ नहीं आ रहा था वो इस इंसान से क्या बोले और कैसे बोले, इसलिए जो उसके मुंह में आया उसने बोल दी।
असिस्टेंट नहीं, पर्सनल असिस्टेंट, और ये मेरा ही फैसला था। मैं इस कंट्री में नया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी गाइड और पर्सनल असिस्टेंट दोनों बनो, अलेक्जेंडर सिया की बात को करेक्ट करते हुए बोला। पर मैं ही क्यों? सिया थोड़ी ऊंची आवाज में बोली। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। पर मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, सिया अब फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर उसे ही ध्यान से देखने लगता है। सिया काफी ज्यादा दुबली पतली थी, किसी स्लिम फिट फिगर वाली मॉडल से भी ज्यादा पतली। सिया को जब अलेक्जेंडर ने पहली बार अपनी कंट्री में देखा था तब सिया का रंग एकदम सफेद और वो काफी सुंदर थी। मगर आज जब वो सिया को देख रहा है तो सिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ना ही उसका शरीर किसी कुपोषण का शिकार हुआ लगता है, बल्कि उसका फेयर कलर अब फीका पड़ चुका है। उसके चेहरे पर भी अब कोई नूर नहीं था, ना ही वो सुंदर नजर आ रही थी। यहाँ तक उसके जो लंबे काले बाल थे वो भी अब कम हो चुके थे। अलेक्जेंडर ने कभी भी नहीं सोचा था वो अपनी जिंदगी में वापस से सिया को देख भी पाएगा, और इस हालत में तो कभी भी नहीं। अलेक्जेंडर खुद को ही सिया की इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि वो नहीं होता तो सिया की ऐसी हालत भी नहीं होती। ये सब सोचकर ही अलेक्जेंडर को अंदर से दिल में एक अलग सी बेचैनी और दर्द दोनों ही हो रहा था, और वो बस सिया को ही एकटक देखे जा रहा था, जैसे वो सिया को देखकर ही उसके मन की बातों का पता लगाना चाह रहा हो। सिया भी खड़ी बस अपने सामने बैठे लड़के को देख रही होती है और उम्मीद कर रही होती है ये आदमी उसे अपनी असिस्टेंट ना बनाए। क्या लगता है आप सभी को क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या सिया अलेक्जेंडर की असिस्टेंट बनने के लिए मान जाएगी? और क्या ये दोनों पुरानी बीती बातों को भुलाकर कभी एक हो पाएंगे? एपिसोड 45। सिया सोच रही थी ये आदमी उसे अपनी असिस्टेंट ना बनाए, मगर अलेक्जेंडर वो तो कुछ और ही सोच रहा था जो सिया की सोच से एकदम अलग और उलट था। क्या आप मैनेजर सर से बोल सकते हो आप मुझे अपनी असिस्टेंट नहीं बनाना चाहते हो? सिया आस भरी नजरों के साथ ही अलेक्जेंडर को देखकर बोली। सिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि वो खामोश सा उसे ही देखने लगता है। तुम्हें कल से मेरे साथ काम करना होगा। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है और तुम उस मीटिंग में मेरे साथ चल रही हो। इस फाइल जो तुमने अपने हाथ में पकड़ कर रखी है, उस फाइल में मेरे पर्सनल कामों की सारी डिटेल लिखी हुई है, और तुम्हें हर एक चीज समय पर करनी होगी। मुझे लापरवाह लोग और उनकी लापरवाही दोनों ही पसंद नहीं है, और मुझे टाइम पर आने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मेरी बात सुनते नहीं है और मेरी बात को बीच में ही काट कर बोलने की कोशिश करते हैं। जो मेरी हर एक बात को सर झुका कर मानते हैं वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मगर जो लोग मेरी बातों को नहीं मानते उन लोगों से मुझे नफरत है। और ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता है। तो तुम कल सुबह ठीक 8 बजे मुझे यहीं पर मिल जाना। अलेक्जेंडर ये सारी बातें ऐसे बोलता है जैसे उसे सिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो सिया की किसी भी बातों को सुनना ही नहीं चाहता है। अलेक्जेंडर अपनी बात खत्म कर शांत हो जाता है और सिया से नजरें हटाकर फाइल को देखने लगता है। सिया को समझ नहीं आता वो क्या करे, कैसे इस आदमी को समझाए। वो ये काम नहीं कर सकती है, ना ही वो कर पाएगी, मगर अलेक्जेंडर को वापस फाइल में देखते हुए पाकर वो कुछ बोल नहीं पाती है। मिस सिया, क्या आप कुछ और बोलना चाहती हो? अलेक्जेंडर सिया को अभी तक वैसे ही अपने सामने खड़ी देखकर अलेक्जेंडर बोला। सर, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। सिया अपने अंदर मौजूद सारी ताकत जमा कर बोली। अब जाकर अपने मैनेजर सर से ये बात बोलो, मुझसे नहीं। इतना बोलकर अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के सिया को एक नज़र देखकर उससे अपनी नज़रें फेर लेता है। सिया वो आगे कुछ भी नहीं बोलती है, बस खामोश सी आंखों में नमी लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। सिया उस जगह से बाहर निकलकर घर लौटने का फैसला लेती है। उसकी आंखें नम थी और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। सिया जब लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो वो राहुल से टकरा जाती है। सिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जब राहुल सिया की आंखों में आंसू देखता है तो वो परेशान सा सिया को देखकर बोल पड़ा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सिया अपने आंखों में आई नमी को साफ कर बोली। क्या हुआ बताना, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है या किसी गेस्ट ने तुम्हारे साथ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ भी नहीं किया है। सिया राहुल की बात को पूरा होने से पहले ही बोल पड़ी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? राहुल अभी भी सच जानने की कोशिश करते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ है राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे मेरे लिए परेशान होना बंद करो और जाकर अपना काम करो, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोलकर सिया होटल से बाहर निकल जाती है और राहुल हैरान सा खड़ा बस जाती हुई सिया को देखते रह जाता है और खुद से ही बातें करते हुए बोला,
ये इसे हुआ क्या है? आज से पहले तो इसने कभी भी ऐसा कोई भी बिहेव नहीं किया है, ना ही वो कभी जॉब के समय में घर गई है, तो फिर आज इसे क्या हो गया जो ये ऐसे जा रही है? राहुल खुद से ही बातें कर रहा होता है। लगता है मुझे रश्मि से पूछना चाहिए, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। इतना सोचकर ही राहुल रश्मि को ढूंढने लगता है। रूम नंबर 850। अलेक्जेंडर काउच में बैठा हाथ में रेड वाइन को ग्लास लिए उसे हिला रहा होता है और उसकी आंखों के आगे बार बार सिया का ही चेहरा आ रहा था, जो उसे काफी ज्यादा बेचैन कर रहा होता है। सिया के मासूम से चेहरे को याद कर एक तरफ अलेक्जेंडर काफी दुखी भी हो रहा था, तो साथ ही वो ये सोचकर खुश भी हो रहा था। अब उसे सिया के साथ रहने का मौका भी मिलेगा, ये सोचकर ही वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। मुझे पता है सिया, तुम मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहती हो, ना ही मेरी शक्ल भी देखना चाहती हो, मगर मुझे नहीं पता पर क्यों जब से मैंने आज सुबह तुम्हें देखा है तब से मेरा मन काफी ज्यादा बेचैन हो चुका है और मैं इस बेचैनी के साथ नहीं रह सकता हूँ, अलेक्जेंडर खुद से ही बोला और उस वाइन के ग्लास को खत्म कर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ रश्मि मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, राहुल रश्मि को रोकते हुए बोला। क्या हुआ, तुम आज मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या आज तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, या फिर तुम इतने ज्यादा फ्री हो जो मुझे ढूंढ रहे हो, वो भी इतने बड़े होटल में? हाँ हाँ हाँ, रश्मि जोर से हंसते हुए बोली। हंसना बंद करो और ये बताओ सिया के साथ क्या हुआ है? वो ऐसे उदास होकर और आंखों में आंसू लेकर घर क्यों गई है? राहुल थोड़ा परेशान होते हुए बोला। क्या? रश्मि थोड़ा तेज बोली। हाँ, मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की मगर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताए और चली गई, राहुल उदास होकर बोला। उसे मैनेजर सर ने कुछ दिनों के लिए वो रूम नंबर 850 में गेस्ट रुके हैं, ना उन्हीं में से किसी एक की असिस्टेंट बनने के लिए बोले हैं, और सिया इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो इस जॉब को करना नहीं चाहती है, वो किसी की भी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती, पर मैनेजर सर ने ज़बरदस्ती उसे ये करने के लिए बोल दिया है, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये बात मैनेजर ने खुद ही कही है। ऐसे में अब वो क्या ही करेगी? रश्मि भी दुखी होकर बोली। पर मैनेजर ऐसा कैसे कर सकते हैं? राहुल थोड़ा नाराज होते हुए बोला। वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मैनेजर है, इस पूरे होटल को मैनेजर करते हैं और हम बस एक मामूली से एम्प्लॉय है, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमारी जॉब अच्छी है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, ऊपर से सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और हमें टिप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर रुकने वाले अमीर और रईस लोग होते हैं, इसलिए वो हमें कोई 50 या 100 रुपये नहीं देते हैं, बल्कि वो हमें सीधे 500 के कड़क कड़क 2 या फिर 2 से ज़्यादा नोट देते हैं। इस तरह हम एक दिन में आराम से 5,000 तक आराम से कमा लेते हैं, और कोई अच्छा या बड़ा दिल वाला गेस्ट रहा तो उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं, और इतनी अच्छी जॉब और सैलरी के साथ बोनस को कौन ही छोड़ना चाहेगा? रश्मि जो उसके दिल में था उसे बोल देती है। रश्मि यार, तुम ना अपनी ये बातें बंद करो, मुझे इसे सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है हमारी जॉब कैसी है और हमें क्या बेनिफिट्स है। मैं तो बस सिया के लिए दुखी हो रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इतना बोलकर वो गहरी सांस लेता है और कुछ देर खामोश रहकर बोला। रश्मि चलो एक काम करते हैं, तुम मैं और सिया हम तीनों ये जॉब छोड़कर कहीं अच्छी सी जगह पर एक दुकान किराए से लेते हैं, और हम वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं जहाँ पर हम पानी पूरी, नूडल्स, मंचूरियन और भी काफ़ी सारे चाइनीज आइटम बचेंगे। हम वहाँ पर अपने मन के मालिक होंगे, राहुल सीरियस होते हुए बोला। वैसे आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, मगर मुझे ये करने का शौक नहीं है, पर मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, मगर मेरी जो सैलरी है उस हिसाब से तो मुझे लगता है हम यहाँ पर खुश हैं और हम यहाँ पर रहकर थोड़े और पैसे कमा सकते हैं और बैंक से लोन लेकर किसी अच्छी सी जगह पर बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, रश्मि ने सजेस्ट किया। हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है, राहुल बोला, और फिर दोनों ने ही थोड़ी बहुत बातें की और अपने काम पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सिया जब अपने घर पहुंचती है तो रात के करीब 10 बजने वाले थे। रिया भी सोने ही जा रही थी, उतने में ही घर की डोरबेल बजती है। ये इतनी रात में कौन हो सकता है? रिया खुद सी बोली। मकान मालिक तो नहीं? रिया कुछ सोचकर बोली। अरे नहीं, मकान मालिक कभी भी रात में नहीं आती है और हम तो पैसे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो क्यों यहाँ पर आएगी, वो भी इतनी रात में? और हमारा तो कोई दोस्त है भी नहीं जो वो ऐसे यहाँ पर रात में आए। रिया खुद सी ही बातें करते हुए बोल रही होती है और सोचने की कोशिश कर रही होती है कौन हो सकता है और किसके आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
वो सोच ही रही थी तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, एल्विस। क्या बाहर एल्विस हो सकता है? रिया डरते हुए खुद से है बोली। और एल्विस का नाम सोचकर ही उसकी पूरी बॉडी कांप उठती है। तभी वापस से घंटी बजी पर एक बार ही जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगी, पर अगले ही पल उसका मोबाइल बजा, जिसकी आवाज सुनकर वो मोबाइल की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। सिया ये मुझे शिफ्ट के टाइम क्यों कॉल कर रही है, ये सोचकर ही वो थोड़ी हैरान होती है, मगर कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो सिया, तू ठीक तो है ना? तूने मुझे इतनी रात में कॉल की, क्या कोई बात है? रिया थोड़ी हैरान और परेशान दोनों ही होते हुए बोली। रिया डोर खोल, मैं बाहर खड़ी हूँ, सिया अपनी थकान से भरी आवाज में बोली। क्या? रिया थोड़ी शौक होते हुए बोली। मैं थक चुकी हूँ रिया, डोर खोल, मैं अंदर आना चाहती हूँ। इतना बोलकर सिया शांत हो जाती है। रिया भी अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाती है। फिर धीरे से डोर खोल देती है। जैसे ही वो डोर खोलती है ठीक वैसे ही सिया उदास सा चेहरा लिए घर के अंदर आती है और रिया भी डोर अच्छी तरह से लॉक कर देती है। सिया हॉल में लगे सोफे पर ही जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पानी लाऊं तेरे लिए? रिया सिया को ऐसे उदास देखकर बोली। नहीं, मैं बस अब आराम करना चाहती हूँ, सिया धीरे से बोली। क्या हुआ, तू कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है बताना? रिया थोड़ी परेशान सी होते हुए ही उसके पास सोफे पर बैठते हुए बोली। रिया मेरी जॉब चेंज हो गई, सिया उदास सी बोली। जॉब चेंज हो गई मतलब? क्या तेरी शिफ्ट चेंज हो गई और अब तू रात की जगह दिन में काम किया करेगी? रिया सिया की तरफ देखकर बोली। हाँ, मैं रात की जगह दिन में काम तो करूँगी, मगर कितने घंटे ये मुझे खुद भी नहीं पता है, ना ही मैं इस बात को जानती हूँ, सिया मायूसी से बोली। मतलब क्या बात है, साफ साफ बता ना? रिया थोड़ी परेशान सी बोली। रिया की बात सुनकर सिया एक गहरी सांस लेती है और रिया को सारी बात बता देती है, जो कुछ भी उसके होटल जाने के बाद हुआ, किस तरह से उसे मैनेजर ने असिस्टेंट बनने के लिए मजबूर किया और किस तरह से वो अलेक्जेंडर से मिली। सारी बातें बताने के बाद सिया रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर रिया भी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है वो कैसे सिया को शांत करे। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अल्पविराम।